आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज चुनाव टालने पर भाजपा का आरोप, रणधीर शर्मा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। स्कूलों में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर 1 मार्च से लगेगा प्रतिबंध। करुणा मूलक नियुक्तियों को लेकर आश्रितों ने उठाई आवाज। मुख्यमंत्री सुक्खू का भाजपा पर पलटवार। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय बजट पर राजकीय अध्यापक संघ की नाराजगी। सरकार से सत्ता पक्ष पे असंतोष, सतपाल सत्ती। अब समाचार विस्तार से। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1 मार्च के बाद राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएगी तथा स्कूल परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को निर्देश दिए कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक प्रक्रिया और मानक तय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जमा 2 कक्षा तक के किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए जो भी नियम और दिशा निर्देश बनाए जाएंगे उन्हीं के अनुरूप आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जुर्माने के साथ विद्यार्थी को पहली बार चेतावनी भी दी जाएगी। यदि वह दोबारा इस नियम का उल्लंघन करता है तो तय किए गए मानकों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। स्थिति में छात्र के अभिभावकों को भी विद्यालय बुलाकर पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी ताकि बच्चों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित हो सके। कोई भी मोबाइल अपने स्कूल के कैंपस में नहीं लाएंगे। जो भी मोबाइल लेकर आएगा उसका मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा और उससे 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। उनके माता पिता को बुलाकर समझाया जाएगा और 1 वार्निंग के बाद 2 वार्निंग के बाद जो भी एसओपी हम बनाएंगे उसके अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं जब बच्चों का खेल देख रहा था मैंने देखा कि कई बार स्कूल के कैंपस में बच्चे लंच टाइम में बात नहीं करते, मोबाइल के साथ एकदम लग जाते हैं। तो जब लंच टाइम होगा तो वहां जो टीचर होंगे बच्चे आपस में भी बात करेंगे और खेल की गतिविधियों को हमारी सरकार बढ़ावा देगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी हमने परिवर्तन किए हैं। शिक्षा मंत्री आपको उसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से जब हमने फैसले लिए तो कई अड़चने आई और उन अड़चनों को सामना करने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ना था कि क्या हम गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन दें या ना दें, या स्कूल खोलते जाएं। तो फैसला ये किया गया क्योंकि मैं खुद भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, उस समय भी क्वालिटी शिक्षा होती थी कि हमें जो भी फैसला करना पड़े, जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले या दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें गुणात्मक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देना और उसमें कोई कमी नहीं रखनी है। इस दृष्टिकोण से हमने फैसले किए हैं। आज के इस उपलक्ष्य में क्योंकि मेरा कार्यक्रम कहीं और था, या मुख्य अतिथि माननीय हमारे रोहित ठाकुर जी थे और लोकल हमारे मिनिस्टर इस क्षेत्र के जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ करवाया है और हमेशा से सबसे यूनिवर्सिटी टाइम से, कॉलेज टाइम से हम सब लोग साथ थे। तो ये खेलों के प्रति इनकी अपनी रुचि इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हमें खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और इस संदर्भ में एक बहुत बड़ा हम इंडोर स्टेडियम नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल के तहत हम स्पोर्ट्स के खेल के मैदान बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम बनाएंगे और घुमारवीं के जो इंडोर स्टेडियम का पिछले दिनों मैंने शिलान्यास किया था, उस शिलान्यास को भी हम अभी जल्दी ही पूरा करने जा रहे हैं।
भाजपा नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव टाले जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की आलोचना करी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करना सरकार की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि संविधान के अनुसार पंचायती राज संस्थानों, शहरी निकायों, विधानसभा और लोकसभा सहित सभी संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष के भीतर करवाना अनिवार्य है। उनके अनुसार राज्य सरकार लगातार इन चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुनाव टालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते हुए दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुए हैं और पूर्व सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी वादे और गारंटियां पूरी नहीं की गई, जिसके कारण सरकार जनता के बीच जाने से बच रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायती राज और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ है। भाजपा ने इस मुद्दे की निंदा करते हुए राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। हिमाचल सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव करवाना नहीं चाहती। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि हर संस्था, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हो, चाहे शहरी निकाय हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर 5 साल के बाद इनके चुनाव होते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परंतु वर्तमान सुक्खू सरकार इन चुनावों को शुरू से ही टालने का प्रयास कर रही है। पहले इन चुनावों को टालने के लिए संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से टकराव लिया, चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना नहीं की, उनकी अधिसूचनाओं को नज़रअंदाज किया और फिर जब एक PIL में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि 30 अप्रैल 2026 तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएं, तब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए उस निर्णय पर टिप्पणियां व्यक्त की और आज SLP दायर होने से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। इसका रवैया तानाशाही पूर्ण है और पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकाय चुनाव के टालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश की इस सुक्खू सरकार ने 3 सालों में कोई जनहित में काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किए, कोई जन कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की। उल्टा जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चले विकास कार्य थे वो ठप पड़ गए। पिछली भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद कर दिए। पिछली भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। इसलिए अब ये सरकार जनता के बीच जाने से घबरा रही है। 3 सालों में इन्होंने चुनावी वायदे तो क्या, चुनावी गारंटियां तक पूरी नहीं की। इसलिए किस मुंह से जनता के बीच जाए, इसलिए ये सरकार चुनाव टाल रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर इस सरकार ने इन चुनावों को बार बार टालने के लिए हर संभव कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही पूर्ण रवैये की कड़ी निंदा करती है और इस बात की भी आलोचना करती है कि इस सरकार ने चाहे शहरी निकाय हो, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हों, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को हटाकर उनको चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। वो भी अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी भी कड़ी निंदा करती है।
यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन को लेकर आम नागरिकों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। जिले में युवाओं ने इन नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों, आम नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह प्रदर्शन ऊना में आयोजित किया गया। यहाँ युवाओं और आम नागरिकों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने के बजाय छात्रों को जातीय आधार पर बांटने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के प्रावधान विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में तनाव और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज ऐसे स्थान है जहां देश के अलग अलग जिलों, पृष्ठभूमियों और जातियों से आए छात्र एक साझा पहचान के साथ पढ़ते लिखते हैं, लेकिन नए नियम छात्रों को वर्गों में बांटकर इस सामूहिक संस्कृति को कमजोर कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नए प्रावधान सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से दोषी मानने जैसी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे विश्वविद्यालय परिसरों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एकता और समान अवसर देना है, न कि विभाजन को बढ़ावा देना। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही सरकार ने इस पर पुनः विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा समान समाज के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लगाया गया है, उसके खिलाफ ऊना जिला के तमाम सवर्ण लोग, ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, बानिया, हर स्वर्ण समाज के लोग जो है उसके खिलाफ ऊना जिला में हम रोष रैली निकाल रहे हैं। अगर इसके बाद भी केंद्र सरकार ने कोई फैसला ना लिया तो इसके खिलाफ जो उग्र आंदोलन की जाएगा। हम हमारे जो आगे परिवार हैं वो SC/ST के मुकदमों के तहत अंदर नहीं जाएंगे। उसके लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़ जाए। मेरा कहना यह है कि सवर्ण समाज ने आज तक मुगलों से लेके अब तक जो है जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये मोदी साहब ने जो जुल्म सवर्ण लोगों पे किया है उसके खिलाफ जो हम रोष रैली जिला में निकाल रहे हैं। मेरा SC भाईचारे से भी आग्रह है कि उन्होंने भी कोई UGC की डिमांड नहीं रखी थी। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सवर्ण और SC वर्ग को लड़ाने के लिए मोदी साहब की जो चाल है इसको हम नाकाम करेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी बलिदान देना पड़े। अगर ऊना जिला में पहले बलिदान देना पड़ेगा तो सबसे पहले पवन ठाकर अपनी कुर्बानी देगा ऊना जिला में, जो सवर्ण समाज के हित में होगी। जय हिंद, जय भवानी। यूजीसी द्वारा जो रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो लगाई गई है, ये रोक तो एक लॉलीपॉप है ताकि स्वर्ण समाज जो है वो शांत होकर बैठ जाए और इसको जो सांसद है वो तरीके से इसको पास कर दे, ताकि चुपके से एक बंद खिड़की से रूल हमारे सिर पर थोप दिया जाए। हम चुप बैठने वाले नहीं है। अगर 19 मार्च का टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें जो बैक नहीं होता है तो हम स्वर्ण समाज के लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे जो पूरे भारत तक किया जाएगा, हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। ये यूजीसी का काला कानून निकाला है, वो मेरे बच्चों को फूट डाल रहा है। वो मेरे बच्चे जब कॉलेज जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो वो कैसे इसको कानून को सामना करेंगे। तो पहले तो मेरे बच्चों को ना बांटा जाए, मेरे बच्चों को एक ही रहना दिया जाए। और उससे बाद मेरी दूसरी ये है कि इनका ये नारा था, हम एक हैं, हिंदू हैं, हम एक हैं, अगर बटोगे तो कटोगे। आज वो नारा कहाँ गया? आज वो नारा कहाँ है? आज इन्होंने खुद ही हमें बांट दिया और काटने पे मजबूर कर दिया आज इन्होंने हमें। तो बताइए हमें कि कहाँ है हमारी गलती जहाँ हम इनके साथ खड़े ना हुए। आज इन्होंने हमें बांट के रख दिया है। तो वो काला कानून जो वो मुझे नहीं चाहिए। और साथ में मुझे जो जातियों के बच्चे अब मुद्दे अब उठा रहे हैं, रीलें बन रही है, वो कौन जिम्मेवार? कोई जिम्मेवार नहीं है। वो हम लोगों को काटने के लिए बैठे हुए हैं और हम चुप बैठे हैं। नहीं, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं अपनी दीदियों को भी यही कहूँगी, सभी दीदियाँ बाहर निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले। चाहे कोई भी दीदी है, चाहे बाहर निकले, अपने बच्चों के हक के लिए निकले। सबसे पहले मेरे बच्चों का हक है। आने वाली जनरेशन को वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन वो क्या कर रहे हैं? हमें बांट रहे हैं, हमें काटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही मेरा कहना है कि यूजीसी का कानून जो लागू ना हो।
वन विभाग एवं वन निगम में करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों की मांग को लेकर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे आश्रित परिवारों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई है। प्रभावित आश्रितों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए लंबित मांगों में शीघ्र निर्णय लेने और न्याय प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन में आश्रितों ने बताया कि वन विभाग और वन निगम में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए वे पिछले 15 से 20 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य सरकारी विभागों में इसी आधार पर नियुक्तियां दी जा चुकी है, लेकिन वन विभाग में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे कई परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। आश्रितों का कहना है कि परिवार के मुखिया के निधन के बाद रोजगार की उम्मीद करुणामूलक नियुक्ति से ही जुड़ी थी, लेकिन लंबे इंतजार के कारण उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक देरी ने उनकी उम्मीदों को निराशा में बदल दिया है। करुणामूलक को लेकर जो है वो हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही जो है वो लगभग 19 डिपार्टमेंट में जो है वो 980 पद जो करुणामूलक के भरे हैं, निर्देश दिए डिपार्टमेंट्स में भरने के। लेकिन फॉरेस्ट और कॉरपोरेशन दो, ये फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और एक वन जो है वो दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी भी जो है कोई सूद नहीं ली जा रही है। लगभग हमारे जो पेंडिंग केसेज है वो 25-25 सालों से पड़े हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है जहाँ पर सरकार पेंशन भी नहीं देती। लेकिन इस आधार पर जो है वो कंपैशनेट ग्राउंड में करुणामूलक में कॉरपोरेशन को जो है वो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले जो है वो उनको नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। लगभग 25-25 सालों से हमारे केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं और हम लोगों को जो है सरकार नियुक्ति का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अभी डिपार्टमेंट्स में, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पे हम लोगों के जो केसेस है वो निपटा सकें। हम देखिए, हम सीएम साहब से मिलने आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने 1900 डिपार्टमेंट्स में, जिसमें जल शक्ति विभाग है, PWD है, एजुकेशन है, इन सभी डिपार्टमेंट से जो है वो करुणामूलक केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े थे वो सारे निपटा चुके हैं। और अब हमें ऐसी उम्मीद है कि शायद हमारे भी सीएम साहब हमारे लिए जो फॉरेस्ट और कॉरपोरेशन का हमारे भी जो पेंडिंग केसेस हैं उनको निपटाने की जल्दी हो रही है और हमें ऐसी उम्मीद है। ऐसा अभी ये हमारा फ़िलहाल जो आज का मुद्दा है वो यही है कि हमें नियुक्ति दे, बाकी तो फिर डिपार्टमेंट्स वो और सरकार फिर अपने अपने लेवल पे नीचे से निपटती है। बाकी हमारी तो यही मांग है कि हमारे जो हमारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं उनको सरकार निपटाए और हम इतनी सालों से जो है 25-25 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं नौकरी का, वो हमारी बहाल की जाए और हमें जो वन टाइम सेटलमेंट दी जाए। निश्चित तौर पे मैम अगर सरकार हमारी केसों पर सूद नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर हम जो है वो अनशन पे जाएंगे, आंदोलन पे जाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे पास यही हो है और हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले हम आज सीएम साहब से मिले हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारा काम हो जाएगा। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में मैम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 80 के आसपास केसेस जो अभी पेंडिंग पड़े हैं और कॉरपोरेशन में 55 केसेस अभी जो है पेंडिंग पड़े हैं। निश्चित तौर पर मैम ये लगभग कम से कम 400-500-800 परिवार का जो है वो इतने कैंडिडेट्स है, तो निश्चित तौर पर 800 परिवार लगभग जो है उससे प्रभावित हुए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा विधायक दल को राज्यपाल से मुलाकात के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को विशेष रूप से आरडीजी बंद होने से राज्य को हुए नुकसान का मुद्दा उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि MLA फंड तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलने वाली मदद को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे राज्य को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली यह महत्वपूर्ण सहायता बंद हुई है, जिससे वित्तीय दबाव पड़ा है। उन्होंने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे राष्ट्रीय हित में उनके साथ दिल्ली चले और केंद्र के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष सत्र के दौरान जनता को यह जानकारी देगी कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार से
प्रदेश को क्या मिला और किन मुद्दों पर राज्य को नुकसान उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि केवल भाजपा विधायकों को ही नहीं बल्कि कांग्रेस विधायकों को भी जारी नहीं की जा रही है। यह निर्णय पूरी तरह राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने भाजपा पर तथ्यों के बजाय दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने हर मंच पर मजबूती से अपना पक्ष रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 फरवरी का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए काला दिन साबित हुआ है। उन्होंने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर प्रधानमंत्री के सामने हिमाचल का पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अब केवल वित्त मंत्री से मुलाकात से बात नहीं बनेगी बल्कि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद की आवश्यकता रहती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्षी विधायकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और आर्थिक मजबूती के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भाजपा विधायक राष्ट्र के हित में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर राजभवन भी अच्छा होता कि वो प्रदेश सरकार के जो साल के 10,000 रुपया केंद्र की सरकार काट रही है, उस संदर्भ में राजभवन गई है कि हिमाचल प्रदेश का ये अधिकार है जो आरडीजी के रूप में हर साल हमारे जो 10,000 करोड़ रुपया कट रहा है, इसको बहाल करने के लिए जाती तो अच्छा होता। विधायक निधि को लेकर गई है, विधायक निधि तो तब देंगे ना जब आर्थिक स्थिति बहुत ठीक होगी। आप जाकर पैसे नहीं रुकवाएंगे, तो अभी जैसे स्थिति ठीक होगी हम विधायक निधि की तरफ विचार करेंगे। सर विशेष सत्र बुलाया गया था आरडीजी। देखिए, विशेष सत्र मैंने हिमाचल प्रदेश की जनता के हित को लेकर बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमें सहयोग चाहिए और इसलिए विशेष सत्र में वो अपनी बात रखें। जो जनता के पास वो बात अपनी रख रहे हैं, वो गलत बात रख रहे हैं और उनके सोशल मीडिया के द्वारा भी गलत बात प्रसारित की जा रही है। उस संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स है वो हम उसके साथ अभी इसके बारे में भी ये सिर्फ ये प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए ये सत्र होगा। आरडीजी अगर पैसे किसी के इच्छिक निधि या विधायक निधि के किसी कारण नहीं मिल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायक भी है, उसमें कोई बीजेपी के विधायक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम विधायक की संस्थाओं को मजबूत करें। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, विधायक परिस्थितियों के हिसाब से कई बार हमें फैसला लेना पड़ता है। हम कई प्रकार की घोषणाएं होती हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर मैं जब देखता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है और खर्चा उसका 170 रुपया है, तो 70 रुपये लाने के लिए क्या योजना लानी पड़ेगी। इसलिए आप आकलन कीजिए कि हमें किस प्रकार से अपनी ट्रेजरी को चलाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कह रहे हैं कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया, उनके समय कौन सा पक्ष की बात थी? पक्ष कोई 5-4 बार वित्त मंत्री से में पक्ष रखने को नहीं मिला, 4 बार वित्त आयोग के चेयरमैन पनगड़िया से में पक्ष रखने को नहीं मिला। राज्य के पक्ष रखने में उनसे ज़्यादा हमने अपना कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि एवं ऐच्छिक निधि जारी न होने के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखने का आरोप लगाते हुए इस विषय को गंभीरता से उठाया गया। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार अक्टूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिसके चलते विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से किए गए विकास कार्यों के वादों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे समय में यह निधि पुनर्स्थापना और विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक थे। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि बजट प्रावधान होने के बावजूद सरकार ने केवल आधी निधि जारी की है और शेष राशि रोक दी गई है। उनका कहना है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की केवल 2 किश्तें 55 लाख रुपए जारी की गई है, जबकि बाकी राशि लंबित रखी गई है। ऐसे मामलों में स्वीकृति पत्र जारी होने के बावजूद ट्रेजेडी स्तर पर भुगतान रोकने का भी आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा विधायक दल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला है
और मिलकर के हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है कि जिस प्रकार से विधायक इंस्टीट्यूशन को पिछले 3 साल के कार्यकाल में हर दृष्टि से कमज़ोर किया गया, और ये मैं कहूँगा एक तरह का जलील किया गया, ऐसा आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। जब बजट सत्र आता है, बजट सत्र से पहले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा रही है कि विधायकों को बुला करके अपने क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से वो अपनी प्राथमिकताओं पर बात करें और वो प्राथमिकताएं तय करें। और विधायक 50 जगह से आगरे आने के पश्चात जो है वो 3 स्कीम विधायक प्राथमिकता की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, 3 स्कीम जल शक्ति विभाग में डालने के लिए अधिकृत होते हैं। हम पिछले 3 वर्षों से विधायक प्राथमिकता में अपनी प्राथमिकताएं दर्शाते हुए लोगों के बीच में बताते हैं कि हमने ये स्कीम आपके इस क्षेत्र की सड़क की है, चाहे पुल है, चाहे वो पानी की स्कीम है, वो हमने विधायक प्राथमिकता में डाल दी। लोग उम्मीद करते हैं कि हमने जो डाला है, जो प्राथमिकता में जो डाला है, उसको बजट आएगा। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में विपक्ष के विधायकों की ओर से दी हुई प्राथमिकताओं पर जो डीपीआर बनने का काम था वो पूर्ण रूप से बंद किया हुआ है। उसमें कोई डीपीआर नहीं बनाई जा रही है। अगर कहीं डीपीआर बनी भी तो नाबार्ड की स्वीकृति के लिए उसको भेजा ही नहीं गया। अगर कहीं गलती से चले भी गई तो उन स्कीमों को जो है वहीं पर रोक करके जो है वापस ले करके जो है वो उस पर पैसा नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में जो विधायक प्राथमिकता उन्हें डाली है उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर कोई स्कीम अगर नाबार्ड की सैंक्शन हुई भी है, वो स्कीम है वो जो पहले डाली गई थी, पहले डालने के बाद उनकी स्वीकृति प्रदान हुई है। 2 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हुई है। बाकी अभी तक जो है आधी विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा अभी तक जारी ही नहीं हुआ। और उसमें भी दिलचस्प बात यह है कि आपदा में जहां लोगों के बीच में जाकर के हम लोगों के जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई करने के लिए, उसके रेस्टोरेशन के काम के लिए वो पैसा हम खर्च करना चाहते हैं। हमने चिट्ठियां डाल दी। चिट्ठियां जाने के बाद उन लोगों को बता दिया कि आपके क्षेत्र के लिए इस स्कीम के लिए हमने इतना पैसा स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक जो है उसमें पैसा ही आगे जो है वो स्वीकृत नहीं किया गया है, वो रिलीज नहीं, चिट्ठी जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद पैसा रिलीज नहीं किया गया है। ट्रेजरी से पैसा रोक रखा है। इसके अलावा आगे और बढ़कर के बात आप अंदाजा लगाइए कि विधायक इंस्टीट्यूशन की हालत क्या है। हमको ऐच्छिक निधि मिलती है, ऐच्छिक निधि मिलती है। कोई बीमार आदमी है उसको मदद करनी है, कोई गरीब आदमी है, किसी का घर जल गया, आपदा में किसी का नुकसान हो गया, उसको मदद करने के लिए उसमें प्रावधान, उसमें भी हमने चिट्ठियां डाल दी। और चिट्ठियां डालने के बाद बहुत जगह अभी तक वो पैसा जो है वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए क्योंकि ट्रेजरी में रोक लगा दी गई है। यानी कि विधायकों का अपमान इस प्रकार से हो गया, विधायकों पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। हमको लोग व्हाट्सएप में चिट्ठी डाल करके, जो चिट्ठी हमने स्वीकृति की भेजी होती है उसको भेज करके हमसे पूछते हैं कि चिट्ठी तो आई, पैसा तो आए नहीं। उनको लगता है कि विधायक झूठ बोल रहे हैं। तो विधायक इंस्टीट्यूशन जो है पूरा का पूरा इस सारी चीज़ को लेकर के चिंतित है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्योंकि हम एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो काम करना चाहते हैं उस काम को करने की स्थिति में हो नहीं पा रहे, क्योंकि सरकार उसमें पैसा रिलीज नहीं कर रही है। तो आज हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के अपनी बात की। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के लिए हमने पिछले कल विधायक दल की बैठक रखी थी, उसमें चर्चा किया। चर्चा करने के बाद हमने फैसला किया कि सारे विधायक अपनी अपनी बात करने के लिए अपने क्षेत्र की बात को और प्रदेश से जुड़े हुए विषय को लेकर के विधायक प्राथमिकता की बैठक में रखेंगे, जोरदार ढंग से रखेंगे। और जिन मुद्दों पर आज हम राज्यपाल महोदय जी से मिले हैं, इन मुद्दों पर अंदर भी बात करेंगे। और उसके बाद मीडिया को भी हमारे 4 जो हमारे सेक्शन जो बने हुए, जो ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि 4 बैठकें होंगी एनुअल प्लानिंग की बैठकें जो 4 हैं, तो चारों बैठक में एक हमारा प्रतिनिधि जो है
विधायकों में से आप मीडिया के सामने जो है, जो अंदर बात कही है उसके बारे में जिक्र वहीं पर करें। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने पेश किए गए केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ साथ शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिक्षा के लिए ठोस प्रावधानों का अभाव आने वाले समय में सरकारी स्कूलों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्कूल खोलना तो दूर, मौजूदा विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इससे दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी स्कूलों की स्थिति लगातार कमजोर होती गई और शिक्षा का दायरा केवल निजी संस्थानों तक सीमित रह गया, तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना बेहद कठिन हो जाएगा। ऐसे अभिभावक जो वर्षों की मेहनत से अपने बच्चों के भविष्य के लिए संसाधन जुटाते हैं, वे भी शिक्षा के अवसरों से वंचित हो सकते हैं। अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की कि कमजोर शिक्षा व्यवस्था का असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। उनके अनुसार पढ़ाई और रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में युवा विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं और वहीं बस रही है। इससे देश की शिक्षा प्रणाली, रोजगार संभावनाओं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नहीं दिखेंगी, वो खाली रेकरिंग नॉन रेकरिंग की का मतलब हुआ जैसे आपकी बिल्डिंग्स बननी है, शौचालय बनने हैं, ग्राउंड बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, आईसीटी स्मार्ट रूम्स बनने हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो भारत सरकार बजट देने हैं उसमें कट लगा दिया इस बार। तो वो बोलती है खाली रेकरिंग ग्रांट हम देंगे, खाली ट्रेनिंग के लिए पैसा देंगे, खाली हम टीएलएम के लिए देंगे। इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है फोकस रहेगा और मुझे लगता है उस पर कोई बड़ा बजट नहीं बन सकता, बजटिंग नहीं हो पाएगी। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो नए स्कूल या पुराने स्कूल उसमें आप कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चुनौती सरकारों के पास, स्टेट इसमें रहेगी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो कोई भी स्टेट है। हिमाचल छोटी स्टेट है, यहाँ का अपना बजट भी छोटा होता है। हमने भारत सरकार से हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर फेडरेशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उस माध्यम से भी हम बात करते हैं कि भाई हमारे संविधान में निहित है कि भाई जीडीपी का 5% बजट जो है हम जो है वो शिक्षा पे खर्च करें भारत सरकार। वो नहीं हो पाया अभी तक, आज़ादी से आज तक नहीं हो पाया, हम 3% से ऊपर नहीं बढ़ पाए। और इस बार का बजट तो और नीचे आ गया है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर बात करें हम तो 2 के आसपास रह गया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है पूरे देश के अंदर, और शिक्षा एक ऐसा टूल है जो किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी समाज को जो है किसी बुलंदी तक ले जाता है। और हमारे देश में जो है आप देख रहे हैं सब युवा है, युवा देश है, तो यहाँ पर जितना आप इस एक युवाओं के जो उनकी एनर्जी उसको चैनलाइज करेंगे, उनको नई डायरेक्शन देंगे, हम शिक्षा के माध्यम से ही दी जा सकती है, तो उतना हम जहाँ टेक्निकली स्ट्रांग होंगे और उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी, हम उतना स्किल्ड होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, निश्चित तौर पर जो है वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता हर चीज़ का, और हमारी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी गाँव में रहती है। उसके साथ साथ सुविधाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं भी कम है कंपैरेटिवली। सीबीएसई की बात की हमने, तो सीबीएसई जो प्राइवेट नामी गिरामी स्कूल हैं उन्होंने भी अपने स्कूल शहरों में खोले जहां बड़े हब है, जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है। सरकार सीबीएसई पे जा रही है तो 130 स्कूल जो सरकार ने चलाए वो भी शहरों में चलाए, वहीं उन्होंने उसको शुरू करने का प्रयास लिया। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चुनौती है, वहाँ पे पैसा आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और उसमें बजटिंग ज़्यादा होगी, आपके पास पैसा होगा तभी आप कर पाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का बजट अपना भी बहुत बड़ा बजट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता है, क्योंकि जितनी आपकी रेवेन्यू होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। एक रेवेन्यू डेफिसिट था जो जिसके बेस पे हम बोलते थे इतना रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, वो भारत सरकार से मिलता था 10,000 करोड़ रुपये सीधा ही हमारे बजट में एनहांस हो जाता था इस ग्रांट से, जो ग्रांट मिलती थी। अब वो भी ख़त्म हो गई है, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अगर वो सरकार ने ऐसा किया तो वहाँ बच्चों के लिए आप उससे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे, बेटर एजुकेशन दे पाएंगे कैसे? जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो 17% अपना बजट देती थी शिक्षा के लिए वो
नहीं कर पाएगी, ये सारी चुनौतियाँ होने वाली है। तो मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई उससे तो बहुत ज़्यादा सरकार और प्रदेश के अंदर बड़े भारी, जिसको बोलते हैं कि बड़ा भारी चेंजेस आ जाएगी। कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आने वाला इसमें मैं बताऊं। हम बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि 2026 आएगा, मुख्यमंत्री बार बार यही कह रहे थे कि भाई नए साल में हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, तब तक इंतजार करो। मुझे कई बार खुद बोला वीरेंद्र कि भाई अभी रुक जाओ, 2026 के बाद ही बात करना, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटी को दूर करेंगे और हम आपको सब कुछ देंगे। तो हमें भी उम्मीद थी कि भाई हाँ एक वित्त आयोग आएगा, उसकी एक रिकमेंडेशन आएगी, उसमें पैसा आएगा तो उससे नेचुरली सरकार के हाथ खुल जाएंगे और कर्मचारियों के को जो मिलना है, देखिए कर्मचारियों की जो मिलने वाले बेनिफिट है वो उनकी कमाई है, उन्होंने काम किया है, काम के बदले वो चीज़ें मांग रहे हैं और जो आज है उसकी वैल्यू ही कम हो गई है। जो हमारे को एरियर मिलना था, जो 10 साल पहले जो चीज़ मिलनी थी, अगर 1 लाख रुपए किसी को 10 साल पहले मिलना था तो आज तो उसकी कीमत 10,000 हो गई। अगर आज में 1 लाख मिलता है, 10 साल पहले 1 लाख की वैल्यू और आज की वैल्यू में तो ज़मीन आसमान का फर्क हो गया, ऐसे ही कम हो गया, पर वो फिर भी नहीं मिलना है, फिर भी वो मिलने की राह पे मैं नज़र नहीं आ रहा कि वो मिलेगा भी। तो ये सारी चुनौतियां रहेंगी आने वाले समय में। बहुत सरकारों के समक्ष चुनौतियां हैं, कर्मचारी संगठनों के समक्ष चुनौतियां हैं। संगठन दुनिया भर के हैं, आप देख रहे हैं, और कोई संगठन लड़ाई करना नहीं चाहता, सब अपने पैड और अपना नाम कमाने के लिए, मीडिया में आने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतपाल सत्ती ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई ठोस कार्य नहीं हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार से केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी संतुष्ट नहीं है। सतपाल सत्ती ने विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखने के मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अक्टूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से किए गए विकास वादों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो देखने में आया है और हमारी ओर से जो विपक्ष की ओर से देखा गया है कि हमारी जो DPRs हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बन रही हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो इस गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने का परमानेंट राग लाते हैं, लेकिन किसी की भी DPR सिरे नहीं चढ़ रही है और कोई भी उसमें आगे DPR ना होने के कारण विकास नहीं हो रहा है। और वहीं उसके साथ साथ हमने एक विषय उठाया है कि VKVNY पहली बार शायद रुकी होगी हिमाचल प्रदेश में, विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है उसका पैसा भी रोक दिया गया है। मात्र 2 किस्तें पिछले 1 वर्ष में अंदर आई हैं और आगे हमने कहा है कि आप लोग VKVNY को रिलीज़ करो और उसके साथ साथ ऐच्छिक निधि विधायकों को मिलती है जो हम गांवों के अंदर गरीब लोग हैं उनको देते हैं, चाहे वो बीमारी के टाइम देते हैं, या गरीब परिवार की कोई पढ़ाई के कारण बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा गरीबी के कारण, या किसी गरीब महिला विधवा महिला की बेटी की शादी है उसके लिए हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन वो भी रोक दिया गया। तो देखने में जहाँ तक आया है कि विपक्ष के लोगों के काम तो रुके ही हैं, लेकिन जिस तरह की चर्चा हमारे प्लानिंग मीटिंग के अंदर हुई है, हमने देखा कि पक्ष के जो विधायक हैं जिनकी गवर्नमेंट है, यानी उनका भी अगर आप लोग देखेंगे पूरी रिपोर्टिंग लेंगे किस तरह से उन्होंने इस गवर्नमेंट के माध्यम से उन्होंने विषय उठाया कि विकास पूरी तरह से ठप है और पूरे प्रदेश के अंदर जो विकास है हर डिपार्टमेंट के अंदर पैसा नहीं आ रहा है और बिल्डिंग्स रुकी पड़ी हैं, बिल्डिंग की पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और ठेकेदार आगे बिल्डिंगें टेक ओवर करने के लिए गवर्नमेंट को चाबियां तक नहीं सौंप रहे हैं। ऐसा ध्यान में जहाँ पर चर्चा आई है तो उन्होंने चाबियां देने से इनकार कर दिया कि हमारी पुरानी पेमेंट दो। तो उसके कारण परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है और विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर परिस्थितियाँ ऐसी बिगड़ रही हैं कि जहाँ पर फाइनेंशियल क्रंच की जो बात आ रही है, जो करप्शन के कारण है, मिसमैनेजमेंट के कारण है, हिमाचल प्रदेश के अंदर सारी स्कीमें रुकी पड़ी हैं, वो चाहे पानी की स्कीमें हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें खुश नहीं हैं। उनके माध्यम से इतना कहा गया है कि आप लोग हम लोगों को आश्वासन दिया, यानी जिन लोगों को विधानसभा के 70 में बजट सेशन में आश्वासन दिया था उन लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोड्स रुके पड़े हैं, पुल रुके पड़े हैं
तो उसके नाते हमारा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है और गवर्नमेंट के माध्यम से कोई भी सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है, जहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि 10,000 का काम करवाने के लिए भी मंत्री ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, और जो नाबार्ड को डीपीआर जानी है वो बन नहीं रही है, डीपीआर के प्रिपेयर करने के लिए नहीं। और अंदर परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा 2-3 बार कि सीरियसनेस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। लेकिन ऑफिसर्स को बोला है, वो चाहे बिजली विभाग के ऑफिसर थे, चाहे पीडब्ल्यूडी के विभाग के ऑफिसर थे, चाहे पानी विभाग के ऑफिसर हैं, जल शक्ति विभाग के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग सुनते ही नहीं, आप लोग करते ही नहीं। हम लोगों ने बजट सेशन के अंदर बोला तब भी नहीं हो रहा। यानी ये फीलिंग्स मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे विधायकों तक है। तो आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं गवर्नमेंट की क्या स्थिति है।